नमस्कार दोस्तों, आज से हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC की क्लासेस प्रारंभ करेंगे, जिसमें विशेषकर CET की क्लासेस इसमें इंक्लूड रहेगी। HSSC की आज हमारी पहली क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। देखो, जैसे एट फर्स्ट तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। A अनुपात B यदि दे रखा है 2 अनुपात 3, B अनुपात C दे रखा है 3 अनुपात 4, तो हमें निकालना है A रेशियो B रेशियो C का मान निकालना है। A B C का मान निकालना है। तो देखो, A B और C का रेशियो निकालना है। A का रेशियो दे रखे है हमें 2 के रेशियो में, B का दे रखे है 3, B डबल हो गया, B का है फिर 3 आ गया, और C का दे रखे है 4। तो इसको या तो ऐसे उल्टा एन करके इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। या इसका एक दूसरा तरीका होता है, A B C का रेशियो निकालना है। 2 अनुपात 3 है और B और C है 3 अनुपात 4 है। तो ये 3 है तो इधर भी 3 कर दो, ये 3 है तो इधर भी 3 कर दो। इन दोनों को गुणा करो, 3 दूनी 6, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9, और इन दोनों को करो 4 तिया 12। और ये कटेंगे तो और भी काटना है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौका 12, 2 अनुपात 3 अनुपात 4। ठीक है। अच्छा, मान लो हमें एक रेशियो और दे दिया। हमें दे दिया A अनुपात B दे दिया हमें 2 अनुपात 1, C अनुपात B अनुपात C दे दिया 3 अनुपात 4, और C अनुपात D दे दिया 1 अनुपात 2। हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात, अब 4 हो गए, 4 का रेशियो निकालना है। तो A की जगह क्या लिखोगे? A की जगह लिखेंगे 2, B की जगह क्या लिखेंगे 1, फिर B की जगह क्या लिखेंगे 3, C की जगह क्या लिखेंगे 4, उसके बाद C की जगह क्या लिखेंगे 1, और D की जगह लिखेंगे 2। अब ये 1 है तो इधर 1 हो गया, ये 4 है तो इधर 4 हो गया, ये 3 है तो इधर 3 हो गया, ये 1 है तो इधर 1 हो गया। इनको गुणा करो, 3 दूनी 6, अनुपात 3 एकम 3, अनुपात 4 एकम 4, और 4 दूनी 8 एकम 8। तो ABCD आ गया 6 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 8। यस। यदि ये चारों एक संख्या से कट रहे हैं तो इसको काट दो, और नहीं कट रही तो यही छोड़ दो इसको। ठीक है, मिटा दूं। एक ऐसे आए 3A बराबर 4B बराबर 5C। मैं कहूं कि A अनुपात B अनुपात C का मान बताओ। देखो, इस तरह का क्वेश्चन आए तो ये तीनों बराबर है। ये 3A ये बराबर है 4B के, और 4B बराबर है 5C के। A का मान हो गया हमारे पास 4, B का मान हो गया हमारे पास 3। इधर देखो, B का मान हो गया हमारे पास 5, और C का मान हो गया 4। अब वो ABC निकाल देंगे, A अनुपात B अनुपात C। A की जगह लिखेंगे 4, 3, 5 और 4। ये 3 है इधर भी 3 कर दो, ये 5 है इधर भी 5 कर दो। A का बन गया 20, 5 का 20, ये बच गया 5 तिया 15, और ये हो गया 4 तिया 12। यस।
फिर बताओ आगे समझ। एक क्वेश्चन दे रखे हैं 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z। इसका मान दे रखा है 2:3:5। हमें निकालना है x अनुपात y अनुपात z का मान। देखो इसका मान निकालना है। इसका 1/x का रेशियो है 2 के रेशियो में, 1/y का है 3 के रेशियो में, 1/z का है 5 के रेशियो में। सभी के अपॉन 1, सभी के अपॉन में होता है 1। अब 1/x है, इसका रेशियो 2/1 के उसमें है। ठीक है, तो निकालना है हमें x, y और z निकालना है। जब 1/x 2 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3, z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5। एलसीएम इसका जो रेशियो का एलसीएम होता है वो कैंसिल हो जाता है। 30, 15 दूनी 30 और 10 तिया 30 और 5 छंगा 30। तो इसका रेशियो आ जाएगा 15:10:6। ये x की वैल्यू 1 कैसे हो गई कि 1/x पूरा 2 है तो x करेंगे तो 2 1 उल्टा हो जाएगा। जब इसको हमने उल्टा कर दिया, जब 1/x बराबर 2/1 है तो x को जब x/1 करोगे तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1/x जब 2 के उसमें रेशियो में, तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 को x से करेंगे तो 2x बराबर 1, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसी तरह y की 1/3 और z की 1/5। क्लियर? फिर बताओ ये x का 1/2 कैसे हो गया? ऐसे कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है कि m अनुपात n बराबर 3:2 है। m अनुपात n 3:2 है तो 4m + 5n अनुपात 4m - 5n, इसका मान बताना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो कैसे करेंगे पता है? m अनुपात n दे रखे हैं, m का मान तो 3 है और n का मान 2 है। जिनके बीच में निशान नहीं होता वो हमेशा गुणा में होते हैं। ठीक है, तो m की वैल्यू पुट करेंगे 3, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे 4 तिया 12 प्लस n की वैल्यू क्या है 2, 2 को 5 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10। वही m की जगह क्या पुट करेंगे 3, 4 तिया 12 और -10, 22:2। तो इसका जो रेशियो बन जाएगा 11:1 बन जाएगा। सीधा वैल्यू जो है वो पुट करनी है। बेटा समझ में आ गया? ये 12 समझ में आया कैसे है? m का मान रख दिया, ये आपस में गुणा में है दोनों, तो 3 रखेंगे तो 3 × 4 = 12 हो जाएगा। x² + 4y² बराबर 4xy। हमें x अनुपात y निकालना है। तो जब भी बराबर का निशान दिया जाए ना तो केवल और केवल ऑप्शन का प्रयोग ही करना है। 2:3, 3:1, जैसे ऑप्शन का प्रयोग करने से x अनुपात y निकालना है, इसका मान निकालना है। तो जो पहली वैल्यू है वो x की है और दूसरी वैल्यू है वो y की है। तो यहाँ x की जगह a ऑप्शन उठा लिया मैंने, x की जगह मैंने 2 रख दिया, 2 का वर्ग जमा 4, y का मान 1 हो गया, 1 का वर्ग बराबर 4, ये गुणा में आपस में गुणा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, तो 2 का वर्ग 4, 4 बराबर 8,
यदि ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाए ना तो हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, दोनों पक्ष बराबर। इस तरह के क्वेश्चन बराबर का निशान जब भी आए तो ऑप्शन का प्रयोग करना है। एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ x अनुपात y की बजाय यदि y अनुपात x पूछा जाता है तो पहला जो मान होगा वो y का होगा, दूसरा मान x का होगा। पूछा जाता है ना, वो पहला मान होता है। बेटा समझ में पुट, मैंने वैल्यू पुट की है, ऑप्शन नहीं उठा के, बस ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे करना है, ऑप्शन उठाना है। बराबर दोनों पक्ष यदि LHS बराबर RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यदि बराबर हो गई तो हमारा ऑप्शन इज करेक्ट है। देखो एक तो होता है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या को दोनों को गुणा करो, उसका अंडर निकाल दो। फिर होता है तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती में क्या होता है कि दूसरी को 2 पर गुणा करो और पहली से भाग दे दो। उसके बाद होता है चतुर्थानुपाती। चौथानुपात क्या होता है, दूसरी को तीसरी से गुणा करो और पहली का भाग दे दो। दो संख्याएं होंगी, दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसका अंडर निकालना। तृतीयानुपाती में दूसरी को 2 पर गुणा करो और पहली का भाग दे दो। चतुर्थानुपात में दूसरी को तीसरी से गुणा करो और पहली का भाग दे दो। जैसे मैं कहूं कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और x माइनस वाई का तृतीयानुपाती बताओ। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आया का तृतीयानुपाती बताओ। अब सुनो, तृतीयानुपाती होती है दूसरी को 2 पर गुणा करो, x माइनस वाई है, इसको तो 2 पर गुणा करो, दूसरी संख्या को 2, और इसमें पहली का इसमें ये अपॉन में आ जाएगी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसको जब हम खोलेंगे तो ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा x माइनस वाई और x माइनस वाई, और इसको जब खोलेंगे तो ये आएगा एक बार तो a माइनस बी और एक बार आएगा a प्लस बी। तो ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। इसका जो तृतीयानुपाती आएगा x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। इस तरह का क्वेश्चन है। यहाँ ये 2 सूत्र भी याद करने हैं क्योंकि इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। a जमा बी, ये भी लिख लो। इसमें तो माइनस ए बी होता है, ये तो माइनस ए बी होता है, और a की 3 माइनस बी की 3 करोगे a माइनस बी, और इसमें a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर और प्लस ए बी होता है। ये 3 सूत्र। इस तरह का क्वेश्चन आए तो ऐसे खोलना है। ठीक है। देखो
तो कैसी लाइन खींचो, 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, कि 3:4 का अनुपात हो जाए। 21, 38, 55 और 106 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, कि समानुपाती हो जाए। कि समानुपाती हो जाए। कि समानुपाती हो जाए। देखो, एक तो इस तरह का क्वेश्चन आए कि 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाए या क्या जोड़े। अनुपात का मतलब अपॉन होता है, इसको ऐसे लिखो 15/19, इसमें हम क्या घटाएं कि ये अनुपात 3:4 हो जाए। तो क्या घटाएं तो x घटा देना, क्या घटाएं कि 3/4 हो जाए, ये हो जाए। क्या जोड़े तो दोनों में x जोड़ देना। तो एक तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, या डायरेक्ट ऑप्शन से सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। 15:19 में क्या घटाएं कि 3/4 हो जाए, तो ये ऑप्शन है 4 ऑप्शन। तो यदि मैं 3 घटाता हूँ, ऑप्शन मैंने 3 उठा लिया, 15 में 3 घटाओ क्या बच गए 12, 19 में 3 घटाओ क्या बच गए 16, 4 तिया 12 और 4 चौका 16, 3/4 यदि आ जाता है तो हमारा ऑप्शन है करेक्ट। और क्या जोड़ा जाए तो जोड़ दोगे, देखिए ठीक है, क्या घटाया जाए तो घटाया जाए। क्लियर बेटा। और समानुपाती का मतलब होता है कि 21/38 है, ये बराबर हो जाए 55/106 के बराबर। क्या घटाया जाए चारों पदों में, क्या घटाए कि ये चारों बराबर हो जाए। तो ऑप्शन मैंने 4 उठा लिया, 4 घटा के देखा, ऑप्शन मिलेंगे हमें 4, तो 4 घटा के देखा, जोड़ेंगे तो जोड़ के देखेंगे, घटाए तो घटा के देखेंगे। 21 में 4 गए 17, 38 में 4 गया 34, 55 में 4 गया 51, 106 में 4 गया 102, 17 दूनी 34 और 51 दूनी 102। अगर दोनों पक्ष बराबर हो गए तो हमारा आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन करेक्ट। या चारों में x घटा करके आर पार बना करेंगे। या चारों में x घटा करके हम आर पार बना करेंगे। ठीक है बेटा, दो घटाएंगे तो घटा के देखना ऑप्शन में से, और जोड़ेंगे तो ऑप्शन में जोड़ जोड़ के देखना, या तो अनुपात होगा या समानुपात होगा। एक इस तरह क्वेश्चन आए 1/5 अनुपात 1/x समान अनुपात 1/x अनुपात 1:25। इसमें हमें x का मान बताना है, x का मान। देखो पता क्या होता है, ये होता है a/b बराबर होता है c/d, यानी कि अनुपात का मतलब अपॉन होता है 1/5 अपॉन 1/x। समानुपात का मतलब बराबर होता है 1/x अपॉन 1/125। अब ये दोहरा बटा जो होते हैं ना, ये ऊपर नीचे हो जाते हैं। कैसे, 1/5 को एज इट इज लिखोगे, ये हो गया x/1 बराबर 1/x और ये गया 1.25 और ये आ गया 1। इसको करेंगे सोल्व, x को 1 से गुणा करेंगे x, 5 को 1 से करेंगे 5 बराबर 1.25 को 1 से करेंगे 1.25
अपॉन एक्स को 1 से करेंगे एक्स, ये यहाँ 2 अंक है राइट हैंड की तरफ, तो ये 10 को हट जाएगा, नीचे आ जाएगा 100। 25 पंजो 125, 25 चौका 100, ये आ गया x बटा 5 बराबर, ये आ गया 5 बटे 4x। आर पार गुणा करेंगे, 4x को x से करेंगे तो 4x स्क्वायर बराबर 25, x स्क्वायर बराबर 25, ये 4 कहाँ जाएगा अपॉन x निकालेंगे तो ये जो स्क्वायर है ये कहाँ जाएगा अंडर रूट में। 25 का स्क्वायर क्या हो गया 5 और 4 का क्या हो गया ये x। अगर इसको आगे भी सोल्व करना है ना तो 2 दूनी 4, 2.5 ऑप्शन मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन ऐसे करेंगे। ठीक है बेटा दो जैसे इस तरह भी क्वेश्चन आए ना, जैसे मैं कहूँ कि 0.5 यहाँ प्रश्नवाचक, यहाँ 1.25 अनुपात 0.75, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, जहाँ प्रश्नवाचक होता है वहाँ x मान लेते हैं हम, 0.5 अपॉन ये प्रश्नवाचक को x मान लिया, 1.25 अपॉन 0.75। ठीक है, 2 अंक इधर है 2 अंक इधर है, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्यों 100 इसके नीचे आएंगे 100 इसके ऊपर आएंगे, इसके नीचे आएगा 10 और इसको आर पार करते हैं, इसको इससे x की वैल्यू निकालते हैं। आगे करो सोल्व इसको, पहले x वाली संख्या को गुणा करो, सेकंड संख्या राइट साइड में लिखो, x की वैल्यू करते हैं। बता दो देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है ए बी से, लिखो ये साथ में साथ, ए बी से 40% अधिक है तथा बी सी से 20% कम है। बी सी से 20% कम है, तो हम तुम्हें ए अनुपात सी का मान बताना है। ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो इसमें ए अनुपात सी का मान बताना है। देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है। अब सुनो, ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है। सी को मान लिया हमने 100 और बी है ये सी से 20% कम है, तो ये हो गया 80। देखो कल ये स्टेटमेंट देखो, बी है वो सी से 20% कम है, तो सी को मान लिया 100, बी कितना हो गया 80, 20% कम हो गया। और ये जो ए है ये बी से 40% अधिक है, इससे 40% अधिक है ये, तो 40% अधिक का मतलब मैंने बताया था कि 40% जो अधिक का मतलब होता है, अधिक का मतलब होता है कि इसको 140/100 कर दो। यदि 20% अधिक होता तो 120 कर देते, 30% अधिक होता तो 130 कर देते। 0 से 0 कैंसिल, 14 8 कितने हो गए 112। ठीक है, 14 को 8 से गुणा करते हैं मैंने, 14 8 कितने होते हैं 112।
अब क्या निकालना हमें ये बताओ, ए और सी, ए और सी निकालना। ए कितना है 112, सी कितना है 100, ये कट गया 56 दूनी 112, 50 दूनी 100, ये कट गया 28 दूनी 56 और 25 दूनी 50, तो इसका ए और सी आ गया 28 25। ये आ गया 28 25। ठीक है, एक क्वेश्चन और रहता है। एक क्वेश्चन दे रखा है ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी, ये दे रखे हमें हो तो ए की 4 अनुपात बी की 4 का मान होता है। ये आया था सीजीएल में, एसएससी में। देख सुनो, ए अनुपात बी का मतलब ए बटा बी और बी अनुपात सी का मतलब बी बटा सी। इसको हम कोई भी कांस्टेंट से कोई भी मान लेते हैं, के से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको। अब एक बात बताओ कि ए बटा बी बराबर के है और बी बटा सी ये बराबर के है, तो आर पार जब गुणा करोगे तो ए को 1 से करेंगे तो ए और बी को के से करेंगे तो ए का मान आ गया बी के। इस वो ही ऐसे बी का मान निकाल लेंगे, बी आ गया सी के। अच्छा, अब बी का मान क्या हमारे पास सिक्के है, तो ये दोनों गुणा में आपस में बी की जगह क्या लिखेंगे, इस बी की जगह क्या लिखेंगे, बी का मान लिखेंगे सिक्के, तो सिक्के और के यहाँ है तो के को के से गुणा करोगे तो के स्क्वायर, यानी कि ए का मान ये आ गया हमारे पास। कैसे आ गया, ए को 1 से करेंगे 1, बी को के से करेंगे बी के, बी को 1 से करेंगे बी, सी को के से करेंगे सी के। अब ए का मान ये है, बी का मान ये है, यहाँ बी ए का मान बी के है, बी का ये मान सी के यहाँ लिखेंगे, इस बी की जगह लिखेंगे सिक्के, लिखेंगे सिक्के और ये के, तो के और के को जब गुणा करेंगे तो ए का मान आ गया सी के की 2। निकालना हमें ए की 4 अपॉन बी की 4 का मान निकालना है। ए का मान लिखेंगे, ए का मान क्या है सी के की 2, इसका मान लिखेंगे सी के की 2, ठीक है, और बी का मान क्या लिखेंगे सिक्के। अब देखो सी को 4 से करेंगे, ए की 4 अपॉन बी की 4, सी की पावर 4 है तो सी की पावर 4 हो गई, के की 2 को की पावर 4 पर है तो के 4 दूनी 8 हो गया, अपॉन सी को 4 पर लिखेंगे और के को 4 पर लिखेंगे। सी की 4 से सी की 4 कैंसिल, के की 8 में के की 4 का भाग देंगे तो ये जब भाग करते हैं आधार जब बराबर होता है तो घात घट जाती है, 8 में से 4 घटाओगे तो ए की 4 अपॉन बी की 4, इसका मान आ गया के की पावर 4। ए की 4 अपॉन बी की 4, इसका मान आ गया के की 4। अब बताओ यहां देखो के की 2 का मान, ए का मान ये है तो के की 2 का मान हो गया ए बटा सी हो गया, तो इसकी जगह लिखेंगे ए बटा सी, पर के की 2 का मान है ये और ये क्या है के की 4, तो के की 4 है ये, तो एक बात बताओ ए की 2 अपॉन सी की 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब बताओ ये क्वेश्चन बड़ा लेवल का क्वेश्चन, बड़ा लेवल का, पर फिर उतारो क्वेश्चन जब करोगे ना खुद एक बार 1-2 बार करोगे तो ये समझ में आ जाएगा।
ठीक है। आज अपना टॉपिक लिखो। सबसे पहले साइंस शुरू करेंगे। साइंस में शुरू करेंगे फिजिक्स। सबसे पहले लिखो, जो भौतिक राशियां होती हैं, जो भौतिक राशियां होती हैं, इनको दो भागों में बांटते हैं, वेक्टर और स्केलर, अदिश और सदिश राशियां। एक तो होती हैं अदिश राशियां और एक होती हैं सदिश राशियां। ये स्केलर होता है और ये वेक्टर होता है, अदिश और सदिश। अदिश राशियां और सदिश राशियां, देखो इस नाम से ध्यान रख लेना, अदिश और सदिश। अदिश यानी जिसमें दिशा नहीं होती और सदिश जिसमें दिशा होती है। इसमें परिणाम भी होता है, इस चीज का रिजल्ट भी होता है, और इसमें डायरेक्शन भी होती है, दिशा भी होती है। सदिश का मतलब जिसमें दोनों चीजें होती हैं, और अदिश का मतलब केवल परिणाम होता है। इसमें केवल और केवल परिणाम होता है, और सदिश जिसमें दिशा होती है, अदिश जिसमें दिशा नहीं होती। देखो ये याद करने हैं, ध्यान रखने हैं। तो द्रव्यमान होता है, मास। अदिश राशियां, निम्न में से अदिश राशियां कौन सी हैं? तो द्रव्यमान, लंबाई। लंबाई में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती लंबाई की। लंबाई, समय, टाइम, वॉल्यूम, आयतन, और उसके बाद में गति, ऊर्जा और कार्य। गति, ऊर्जा और कार्य, इनमें केवल परिणाम होता है, रिजल्ट नहीं करता है, डायरेक्शन नहीं होती। अदिश बिना दिशा के, सदिश दिशा समेत। वेग, संवेग, वेग, संवेग, मोमेंटम, वेलोसिटी, बल, ये सभी इनमें डायरेक्शन भी होती है। बल, त्वरण, विद्युत धारा, त्वरण, विद्युत धारा और विस्थापन, ये सदिश राशियां होती है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? निम्न में से अदिश राशि कौन सी? ठीक है, लिख लिया? सबसे पहले लिखो लंबाई का मात्रक। लंबाई का मात्रक लिखो। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। लंबाई का जो मात्रक है वह मीटर होता है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है और लंबी दूरियां किलोमीटर में मापी जाती है। लंबी जो दूरियां होती हैं वो किलोमीटर में मापी जाती हैं। अच्छा, जो प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है, प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य मापा जाता है वो एंगस्ट्रोम में मापा जाता है। एंगस्ट्रोम में मापा जाता है। और जितने भी न्यूक्लियक माप होते हैं, न्यूक्लियक माप है,
ये हमेशा फेस्टोमीटर में मापे जाते हैं। ये फेस्टोमीटर में मापे जाते हैं। न्यूक्लियर जो माप होते हैं वो फेस्टोमीटर में व्यक्त किए जाते हैं। और जितनी भी खगोलीय दूरियां हैं, जितनी भी खगोलीय जो दूरियां हैं, खगोलीय दूरियां हमेशा प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। जितने भी ग्रह उपग्रह, ये जो तारे हैं, सूर्य, चंद्रमा, ये जो खगोलीय जितनी भी दूरियां हैं, ये प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। और एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर होती है। एक प्रकाश वर्ष है, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। जो भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, ग्रहों के बीच की दूरी किससे मापी जाती है? तो ग्रहों, जितने भी ग्रह हैं, ग्रह के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। क्योंकि जितनी भी खगोलीय दूरियां हैं वो सभी प्रकाश वर्ष से मापी जाती है। ऐसे लिखो, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो पार्सेक होती है। एक पार्सेक बराबर 3.08 गुणा 10 की पावर 16 मीटर के बराबर होती है। सबसे बड़ी दूरी मापने की सबसे बड़ी जो इकाई होती है वह पार्सेक होती है। और एक पार्सेक कितने मीटर के बराबर होता है? तो 3.08 मल्टीप्लाई 10 की वैल्यू 16 मीटर। ठीक है। ऐसे लिखो, देखो, गति एक तो वेलोसिटी होती है, गति स्पीड होती है, एक वेग होता है वेलोसिटी। स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड, ये चाल तीनों सेम है। ये गति, वेग और चाल, ये तीनों एक ही बात है। किस गति से चल रहा है, किस वेग से चल रहा है, किस चाल से चल रहा है। लेकिन इन दोनों में छोटा सा अंतर है जो तुम्हें ध्यान रखना है। इसमें लिखो, जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वो गति होती है। जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह गति होती है। जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह गति होती है। और वेग क्या होता है कि कोई निर्दिष्ट दिशा में, कोई निर्देश दिए गए कोई दिशा है, इसमें पार्टिकुलर दिशा होती है। निर्दिष्ट दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। कोई विशेष दिशा होती है, कोई विशेष डायरेक्शन होती है, उसमें जो हम दूरी को तय करते हैं तो वो वेग होता है। इसमें दिशा नहीं होती गति में, वेग में दिशा होती है। और चाल क्या होती है कि इकाई समय में तय की गई दूरी चाल होती है। तीनों अलग अलग परिभाषा बता दी मैंने, छोटा छोटा डिफरेंस है तीनों में। इसमें तो कोई वस्तु है, वो वस्तु क्या करती है? अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। और इसमें एक दिशा होती है और इसमें इकाई समय में तय की गई दूरी चाल। सबसे पहले लिखो त्वरण, एक्सीलरेशन। ये होता है एक्सीलरेशन, त्वरण। जो वेलोसिटी होती है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसमें लिखो कि वेग की दर में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। वेग की दर में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। कई बार पूछा जाता है त्वरण का मात्रक क्या है? तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। मीटर प्रति वर्ग सेकेंड।
ऐसे लिखो मंदन। किसी वस्तु के वेग में कमी को मंदन कहते हैं। मंदन कहते हैं। सबसे पहले लिखो बल, फोर्स। फोर्स ऐसे लिखो, फोर्स क्या होता है? जो किसी वस्तु की विराम अवस्था को, किसी वस्तु की विराम अवस्था को या तो बदल देता है, विराम अवस्था को या तो बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है, या तो बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। इसका जो एसआई मात्रक है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक है, वो लिखो न्यूटन होता है। और एक होता है सीजीएस पद्धति होती है। सीजीएस पद्धति में जो बल का मात्रक है वो डाइन होता है, डाइन। सीजीएस पद्धति में बल का जो मात्रक होता है वो डाइन होता है। और एक जो न्यूटन होता है वो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। एक जो न्यूटन होता है वो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। सबसे पहले लिखो गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी इसी बल से किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। पृथ्वी इसी बल से अपनी ओर खींचती है। उसके बाद लिखो विद्युत चुंबकीय बल। अब लिखो विद्युत चुंबकीय बल। धारा प्रवाह के कारण विद्युत चुंबकीय बल, धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल। अब लिखो प्रत्यास्थ बल। प्रत्यास्थ बल कौन सा होता है? किसी वस्तु को विकृत करने पर, किसी वस्तु को विकृत करने पर लगने वाला बल, विकृत करने पर लगने वाला बल। अब लिखो संरक्षी बल। संरक्षी बल, संरक्षी बल होता है दो बिंदुओं के बीच लगने वाला बल, दो बिंदुओं के बीच लगने वाला बल। अब लिखो असंरक्षी बल। असंरक्षी बल, संरक्षी बल से विपरीत लगने वाला बल। एक होता है घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है? किसी वस्तु पर सतह से, उसकी जो उसका सरफेस है, उसकी सतह पर लगने वाला बल, किसी वस्तु की सतह पर लगने वाला बल।
उसके बाद होते हैं दो बल और होते हैं, दो बल और होते हैं। ये होते हैं सहसंजक बल और असंजक बल। सहसंजक बल और असंजक बल। तो इसमें सहसंजक में लिखो, सहसंजक बल कौन सा होता है? कोहेसिव और एडहेसिव होते हैं। एक ही पदार्थों के अणुओं के मध्य, जो मॉलिक्यूल अणु होते हैं, एक ही पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला बल सहसंजक बल। जितना भी ठोस पदार्थ जितने भी होते हैं ना, जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं, तीन अवस्थाएं होती हैं, द्रव्य, गैस और ठोस। तो जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उनमें हमेशा सहसंजक बल होता है। ठोस पदार्थ, जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उनके मध्य जो ठोस पदार्थ कौन से होते हैं पता है? ठोस पदार्थ वे होते हैं जिनका निश्चित तो आकार होता है। अगर तुम्हें कभी कुछ ठोस पदार्थ कौन से होते हैं जिनका निश्चित तो आकार होता है और उनका आयतन जो वॉल्यूम होता है वो भी निश्चित होता है। और जो द्रव्य होते हैं उनमें केवल आयतन निश्चित होता है। और गैस होते हैं, गैस जितनी प्रकार गैस, उनमें कोई कुछ भी अनिश्चित, सब कुछ अनिश्चित होता है। दोनों, उसमें आयतन भी निश्चित नहीं होता और उसमें उसका आकार भी निश्चित नहीं होता। तो ठोस पदार्थ समझ गए होंगे, जिसका आकार निश्चित है और जिसका आयतन निश्चित है। और आयतन केवल उनका निकलता है जिसकी ऊंचाई समान होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब दो बल होते हैं, एक तो अभिकेंद्र बल। अच्छा, वो बता दिया असंजक बल वो लिखो, दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य, दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला बल असंजक बल होता है। जैसे कागज और गोंद, जैसे कागज और गोंद, जैसे कागज और गोंद। अब देखो अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल। एक तो होता है अभिकेंद्र बल और एक होता है अपकेंद्र बल। देखो अभी का मतलब अंदर की ओर, यानी कि जो अभिकेंद्र बल होता है वो वर्त के अंदर कार्य करता है और अपकेंद्र जो वर्त के बाहर कार्य करता है। किसी भी वर्त के केंद्र की ओर कार्य करता है वो तो अभिकेंद्र होता है, और जो वर्त के केंद्र के बाहर की ओर कार्य करता है वो अपकेंद्र होता है। वर्त के बाहर की ओर जो कार्य करता है वो अपकेंद्र होता है, और वर्त के अंदर जो कार्य करता है वो अभिकेंद्र होता है। जैसे कोई धागा है तो धागे के सिरे पर एक क्या बांध देते हैं, जैसे एक पत्थर के टुकड़े को बांध देते हैं, और जो वैसे घुमाएंगे ना तो वो अभिकेंद्र बल होगा। किसी भी धागे के एक सिरे पर पत्थर बांधने पर जब उसको हम घुमाते हैं तो वर्त के अंदर कार्य करता है, वर्त बनता है, तो वो पत्थर वर्त के अंदर कार्य करेगा, तो वो क्या होता है? अभिकेंद्र बल होता है। ठीक है। आज का इंग्लिश का हमारा टॉपिक है, पहला ही टॉपिक ऐसे लिखो, नाउन। सबसे पहला टॉपिक है नाउन। A noun is the name of a thing, place, person, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, नाम आदि का बोध कराने वाले शब्दों को नाउन संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, उसके बाद
अब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके बाद मटीरियल नाउन, और पांचवा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन देखो, प्रॉपर नाउन तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा है, और उसके बाद कलेक्टिव नाउन समूहवाचक है, और मटीरियल नाउन द्रव्यवाचक है। प्रॉपर नाउन किसी एक व्यक्ति वस्तु विशेष का बोध कराए, जैसे गंगा केवल एक गंगा है, जैसे राम केवल एक का बोध कराए, किसी एक व्यक्ति विशेष का बोध कराए। जैसे जातिवाचक में रिवर नदी, सभी नदियों का बोध करा रही है। भाववाचक है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन तुम्हें पता ही है कि इसमें किसी पदार्थ का बोध होता है, ये किसी पदार्थ की बनी होती है, जैसे वाटर, ऑयल, वुड, इस तरह की पदार्थ की बनी होती है। कलेक्टिव नाउन समूह, जैसे आर्मी, क्लास, पूरे समूह का बोध कराए, क्लास, आर्मी, क्राउड, कमेटी, इस तरह के शब्द होते हैं इसमें। अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं, जैसे चाइल्डहुड, संपैथी, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी। और सुनो गौर से, एक तो सबसे पहले लाइन तो ये लिखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, एक बात तो ये लिखोगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में लिखोगे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन वे शब्द होते हैं जिनको हम स्पर्श नहीं कर सकते, इनको हम स्पर्श नहीं कर सकते। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको हम स्पर्श नहीं कर सकते, जैसे दुख, सुख, क्षमा, इस तरह के जितने भी शब्द हैं वे सभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और ईमानदारी, बुढ़ापा, सहानुभूति, बचपन, मिठास, ये जितने भी शब्द होते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में एक विशेष बात ये लिखोगे, इसका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। एक वचन यानी सिंगुलर नाउन, जैसे बुक, बुक्स, तो सिंगुलर नाउन बुक हो गया, बुक्स प्लूरल नाउन हो गया। तो इनका प्रयोग हमेशा एक वचन के रूप में होता है, ठीक है। और न्यूट्रल जेंडर में होता है, नपुंसक लिंग में होता है, नपुंसक लिंग। एक तो स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है। तो जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं, जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, ये न्यूट्रल जेंडर के रूप में होती हैं, यानी कि नपुंसक लिंग। संस्कृत में 3 लिंग होती है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। ऐसे इंग्लिश में भी 3 लिंग होती है, हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो किस में होता है इसका प्रयोग? अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग एक वचन और न्यूट्रल जेंडर, नपुंसक लिंग के रूप में होता है। एक सबसे बड़ी बात यह है, जो मटीरियल नाउन की इसमें लिखो कि ये जितने भी शब्द होते हैं ये पदार्थों के बने होते हैं। एक खास बात तो ये है कि जितनी भी मटीरियल नाउन होते हैं, जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, इनको केवल मापा और तोला जाता है, गिना नहीं जाता। एक बात, जितने भी द्रव्यवाचक होते हैं, संज्ञाएं होती हैं, वाटर, ऑयल, वुड, इनको डायमंड, सिल्वर, मिल्क, ये केवल माप और तोल सकते हैं, बाकी गिन नहीं सकते। एक इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, ये ध्यान रखना। इनसे पहले किसी भी आर्टिकल क्या होते हैं? ए, एन और डी। इनसे पहले, मटीरियल नाउन से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। एक
विशेष बात बताता हूं कि चाहे प्रॉपर नाउन हो, कॉमन नाउन हो, अब कलेक्टिव, एक ही बात ध्यान रखनी है कि एक तो होता है सिंगुलर, जैसे बुक, बुक सिंगुलर है और बुक का क्या बना दिया प्लूरल हमने, बुक्स। तो जो ये बहुवचन बनेगा, एक वचन से जो बहुवचन बनेगा वो केवल और केवल कॉमन नाउन का बनता है, बाकी किसी का नहीं बनता। ये से लिख लो कि बहुवचन शब्द जितने भी होते हैं वो केवल उसमें कॉमन नाउन होती है, केवल कॉमन नाउन जातिवाचक जो संज्ञा होती है उसी का बहुवचन बनता है, बाकी बहुवचन नहीं बनता। बहुवचन केवल कॉमन नाउन का ही बनता है। जितने भी आर्ट के सब्जेक्ट है और साइंस है, आर्ट्स और साइंस के जितने भी सब नाम है वे हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन मानी जाती है, बहुवचक संज्ञा मानी जाती है। जितने भी आर्ट और साइंस के नाम है, ग्रामर, साइंस, फिजिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, केमिस्ट्री, जितने भी सब्जेक्ट हैं, आर्ट और साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वे हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। एक लास्ट बात यह है कि जो प्रॉपर नाउन होती है, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है, जैसे मनोज है, एक बात बताऊं, मनोज है, मनोज प्रॉपर है, कॉमन है, एक का बोध करता है मनोज स्पेशल। लेकिन विशेष बात ध्यान रखना, यदि प्रॉपर नाउन से पहले दा लगा दिया जाता है ना तो वो हमेशा कॉमन नाउन मानी जाती है। ऐसे लिख लो, प्रॉपर नाउन से पहले दा का प्रयोग करके हम कॉमन नाउन बनाते हैं। प्रॉपर नाउन से पहले दा का प्रयोग करके हम कॉमन नाउन बनाते हैं। ही इज द मनोज कुमार ऑफ आवर क्लास। तो मनोज कुमार से पहले दा का प्रयोग है, इसलिए ये कॉमन नाउन बन गई। ही इज द मनोज कुमार, दा का प्रयोग करते ही कॉमन नाउन बन जाती है, प्रॉपर नाउन नहीं, कॉमन नाउन। ऐसे लिखो, सबसे पहले लिखो सिनोनियम्स। समास, बोल्ड का अर्थ होता है साहसी। एक तो हो गया फियरलेस। सिनोनियम्स होता है समानार्थी, सेम शब्द वाले। एक होता है ऑपोजिट, विलोमार्थी। एक तो होता है विपरीतार्थी, एक होता है ये होते हैं पर्यायवाची। समानार्थी का होता है पर्यायवाची। बोल्ड का अर्थ लिखो साहसी होता है। फियरलेस मतलब बिना डर के, फियरलेस। कोरेजियस, GEOS, GEOS, कोरेजियस यानी साहसी, सेम अर्थ है ये। नेक्स्ट लिखो बियर। बियर का अर्थ होता है सहन करना। बियर का अर्थ होता है सहन करना। इंड्योर, इंड्योर का अर्थ भी होता है सहन करना। और उसके बाद सफर, सफर का अर्थ भी होता है सहन करना। फिर होता है सस्टेन, सस्टेन का अर्थ होता है सहन करना। बियर का अर्थ होता है सहन करना। नेक्स्ट लिखो बेन। बेन का मतलब होता है अभिशाप, कर्ष। बेन का ये होता है सहन करना। बोल्ड का मतलब होता है साहसी। बेन का मतलब होता है अभिशाप, कर्ष, हार्म। कर्ष और हार्म। बिलीफ, बिलीफ का मतलब होता है विश्वास।
बिलीव करना, ट्रस्ट फेथ कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट फेथ, फेथ का विश्वास होता है, फेथ का मतलब विश्वास होता है। और इसके बाद लिखो क्लियर, क्लियर मानी स्वच्छ साफ, क्लियर CLEAR स्वच्छ। एक तो हो गया प्लेन, प्लेन मानी भी स्वच्छ होता है, साफ होता है। प्लेन, इविडेंट, इविडेंट का मतलब भी साफ होता है, इविडेंट। और डिस्टिनेक्ट, डिस्टिनेक्ट, डिस्टिनेक्ट ये भी होता है समझ। ऐसे क्यों सुनाएगा, व्हाट इज द सिनोनियम्स ऑफ बिलीफ, तो ऑप्शन में या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा, ये ठीक है। पहले एंटोनियम सिनोनियम्स करेंगे और फिर उसके बाद प्रोवर्ब और वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। चार चीजें आती है, बस पांच ही करेंगे, सिनोनियम्स 5 ही करेंगे। अब लिखो एंटोनियम्स। ये होते हैं विपरीत, ये होते हैं विपरीत। सबसे पहले तो एबोलिश, एबोलिश का मतलब होता है कि किसी चीज का समाप्त करना, उन्मूलन करना। एबोलिश को होता है समाप्त करना, और इस्टेब्लिश होता है स्थापना करना। इस्टेब्लिश का मतलब होता है किसी चीज की स्थापना करना। उसके बाद एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का अर्थ होता है किसी चीज को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। रिजेक्ट करना, रिजेक्ट करना, अस्वीकार करना। अब नॉर्मल, अब नॉर्मल का मतलब होता है असामान्य। अब नॉर्मल का अर्थ होता है अब असामान्य, तो अब नॉर्मल का मतलब नॉर्मल हो गया, सामान्य, किसी चीज में नॉर्मल। उसके बाद एक्टिव, ये बंदा तो एक्टिव है यानी चुस्त है, चुस्त। पेशी होता है, चुस्त, किसी चीज के प्रति चुस्त रहना। और एक सिल्लड़ बोलते हैं ना, पेशी है, लिचड़, पेशी, दिस इज पेशी। तो पहले तो एंटोनियम सिनोनियम्स ही करेगा, ठीक है। ऐसे देखो, हिंदी में पहले करेंगे वोकैबुलरी और उसके बाद फिर करेंगे ग्रामर। सबसे पहले लिखो तत्सम और तद्भव। तत्सम ऐसे लिखो, तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से जो कि तो हमारे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे पूछे दो क्वेश्चन आएंगे हमसे, निम्न में से तत्सम शब्द था, निम्न में से तद्भव शब्द। तो तत्सम वे होते हैं जो हिंदी भाषा से, सॉरी संस्कृत भाषा से एज इट इज, जो कि तो हमारे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। और तद्भव होते हैं जिनको हम परिवर्तित करते हैं, परिवर्तित करके हिंदी में प्रयुक्त करते हैं। सबसे पहले लिखो अंतःपुर, ये तत्सम है, ये हिंदी में प्रयुक्त होता है, संस्कृत में भी अंतःपुर है, संस्कृत के शब्द है, यानी कि तत्सम शब्द है संस्कृत के शब्द है, और इनको हमने परिवर्तित करके हिंदी में प्रयुक्त कर लिया, वो तद्भव। अंतःपुर से हमने अंदर बना दिया, अंतःपुर से हमने अंदर बढ़ा दिया। अगम्य, अगम्य से हमने अगम बढ़ा दिया,
अमूल्य, अमूल्य संस्कृत का शब्द है, अमूल्य, अमूल्य से हमने अमोल बना दिया, अमोल बना दिया। उसके बाद अहिफेन, ये संस्कृत का शब्द है, अहिफेन, हमने अफीम बना दिया, अहिफेन से हमने अफीम बना दिया। उसके बाद अनर्थ, अनर्थ भी संस्कृत का शब्द है, अनर्थ से हमने अनाड़ी बना दिया, अनर्थ से हमने अनाड़ी बना दिया। अज्ञान, अज्ञान से हमने अजान बना दिया, तद्भव बना दिया अजान। उसके बाद अक्षी, अक्षी संस्कृत का और आंख का पर्यायवाची है, इससे हमने आंख बना दिया, अक्षी से हमने आंख बना दिया। अर्शु, अर्शु से हमने आंसू बना दिया। आलस्य, आलस्य हमने आलस बना दिया, आलस्य से हमने आलस बना दिया। आशा, आशा संस्कृत का शब्द है, हमने हिंदी में इसको आस बना दिया। रीजनिंग का अपना टॉपिक है एनालॉजी। इसको बोलते हैं सादृश्य परीक्षण। पहला टॉपिक है हमारा एनालॉजी। तुम्हें ना असंगत और बेमेल छापना है। सबसे पहले लिखो कॉफी, चाय, असंगत, इसमें बेमेल और असंगत छापना है। टोस्ट और सोडा वाटर, सोडा वाटर। क्वेश्चन नंबर 2, नौटंकी, गरबा, नौटंकी, गरबा, टिप्पणी और रासलीला, टिप्पणी और रासलीला। 24/8, 36/12, 48/18, 48/18 और 51/17। EFG, LMN, PQR, SUN। माँ के लिए बच्चा, तो माँ के लिए बच्चा, तो बादल के लिए। ऑप्शन है चमकना, उसके बाद पानी, उसके बाद वर्षा और उसके बाद में मौसम। पर्वत के लिए पहाड़ी,
लिए पहाड़ी, तो वृक्ष के लिए वन, झाड़ी और पत्ती और मैदान। पांच के लिए 8, तो 15 के लिए K बटा T के लिए 11 बटा 20, तो J बटा R के लिए 3265, 3265 को 43 क्षेत्र लिखा जाता है, तो 4673 को इसका आंसर लिखो। विद्या नो, ये बताते पर्वत के लिए पहाड़ी, तो वृक्ष के लिए